गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पल्लव काल के बारे में स्टडी किया था। पल्लवों का स्थान मैंने आपको बताया तमिलनाडु था, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का था और 9वीं सदी तक पल्लव तमिलनाडु अर्थात मद्रास या चेन्नई जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे शासन कर रहे थे। और उसके बाद पल्लवों के अधीन सामंतों के रूप में शासन करने वाली नया राजवंश जिसको हम चोल राजवंश के नाम से जानते हैं ने शासन किया। भारतीय इतिहास में चोल जो हैं वो अपनी दो चीज़ों के लिए बेहद जाने जाते हैं। उसमें पहला है चोलों का स्वशासन और दूसरा है चोलों की नौसेना। स्वशासन का मतलब है कि हमारा जो वर्तमान में जो तीसरे स्तर का जो हम देखते हैं त्रिस्तरीय जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि पहला केंद्रीय जो संसद और राज्यसभा वगैरह होती हैं, दूसरे स्तर पे हमारे स्टेट्स होते हैं और तीसरे स्तर पे हमारे लोकल बॉडीज़ होती हैं। तो इस तरीके से शासन के जो तीन हमारे सेगमेंट हैं उसमें जो तीसरा लास्ट और सबसे अंतिम जो हमारा नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता है, जो हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और जिला परिषद पंचायत समिति का, ये पूरा जो है लोकल बॉडी में आता है। लोकल बॉडी का इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो भारतीय इतिहास में सबसे पहले चोलों की देन है। यानी चोल आप देखिएगा कि 9वीं सदी से लेकर और 11वीं सदी तक प्राइम पोजीशन में थे और 12वीं सदी की शुरुआत तक भी चोल अस्तित्व में रहे। तो आप देख सकते हैं कि आज हम 21वीं सदी में हैं। अगर हम 11वीं सदी माने तो 1000 साल हो गए हैं और 9वीं सदी माने तो लगभग 1200 साल हो गए हैं। तो अगर 1200 साल या 1200 साल पहले हमारे यहाँ पर लोकल बॉडी जो गांव से ऊपर की जो कुछ इकाइयाँ थी जिन्हें जो है कुर्रम बोला जाता था, वहाँ पर अगर हमारी पूर्वजों ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था शुरू की जो उल्लेखनीय है, तो ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। आज हम इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही सुनियोजित स्वशासन व्यवस्था को अवलंबित किया था। और ये भी आपको पता चलेगा कि ग्रामीण प्रशासन के जो कैंडिडेट्स होते थे उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा नैतिक और वैधानिक था, जो आज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 1100-1200 साल बाद भी हमारे यहाँ पर इस तरीके के जनप्रतिनिधि नहीं आ पाते हैं जितने चोलों में आए थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। चोलों का स्थानीय स्वशासन। चोलों का स्थानीय स्वशासन हमें जिस चीज़ से जानकारी इसकी मिलती है उसका नाम जो है एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ। उसका नाम है उत्तर मेरूर। ये देखिएगा। तो उत्तर मेरूर नामक ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो श्योर से जानने का जो चोलों के शासक परांतक प्रथम का एक अभिलेख है जिसके द्वारा हमें इसका पता चलता है। अब क्या था चोलों का ये स्वशासन? तो इसमें देखो, इसमें 3 स्तर थे। देखा जाए तो गांव सबसे सॉलिड था इसमें, और इसके अलावा फिर जैसे नगर जो थे उनमें भी था। तो नगर में नगरम और गांव में 2 प्रकार की स्थानीय संस्थाएं थी। एक का नाम उर था, एक का नाम सभा या महासभा था। तो अब इसमें क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। चोलों के शासन में गांव 2 तरह के थे। एक ऐसे गांव जो सामान्य लोगों का गांव था जिसमें सभी जाति के लोग रहते थे, जिसमें आम जनता रहती थी सभी, जिसमें जो भी हमारे वर्ण व्यवस्था में जितनी भी जातियां हैं वो सब, उसे सामान्य गांव कहा गया। ऐसे गांव की स्थानीय संस्था उर के नाम से जानी गई। और एक ऐसे गांव थे जो ब्राह्मण जो पुजारी थे या धर्माधिकारी थे उनको उनके कार्य के बदले भूमि अनुदान के रूप में दिए गए थे। तो जो ब्राह्मणों के गांव थे उन्हें सभा या महासभा के द्वारा स्थानीय स्वशासन में रेगुलेट किया जाता था, और जो आम आदमी के थे उन्हें उर की जो स्थानीय संस्था है उसके द्वारा उन्हें नियम जो है चलाया जाता था।
और एक मैंने बताया है नगरम। नगरम जो है वो नगर की स्थानीय संस्था है, यानी ये भी है। ज़्यादा उल्लेखनीय प्रशासन जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, वो हमारा गांव का है। तो गांव में सभा और उर दो प्रकार की स्थानीय संस्थाएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनका गठन किस तरीके से होता था। देखो, ये जो भी हैं, चाहे आप ब्राह्मणों की स्थानीय संस्था बोल दीजिएगा, चाहे आम जन की वाले गांव की स्थानीय संस्था हो, उनका गठन जो है वो एक प्रोसेस से होता था। और वो प्रोसेस होता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि ये जो भी स्थानीय संस्थाएं बनेंगी, इसमें जो लोग आएंगे उनकी मिनिमम योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता, जिसको हम अर्हता बोल देते हैं। कई बार क्या बोल देते हैं? अर्हता। अर्हता। तो इसमें अर्हता क्या है कैंडिडेट की, तो वो हम देखते हैं। इसमें कैंडिडेट की अर्हता है, पहली अर्हता है कि वो 35 से 70 साल की आयु में होना चाहिए। इन संस्थाओं का जो सदस्य बनता है उसकी एज 35 से 70 साल की होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है वह वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, उसे कम से कम एक वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तीसरी योग्यता है उसके पास में एक, जैसे मैंने एक योग्यता, दो योग्यता तो पढ़ ली है अभी तक, और तीसरी योग्यता हम पढ़ रहे हैं। तीसरी योग्यता है उसके पास में 1.5 एकड़ जमीन कम से कम होनी चाहिए। चौथी है कि उसके पास वो किसी अनाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, वो किसी आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, वो साफ छवि का व्यक्ति होना चाहिए। और पांचवी योग्यता देखिएगा, बहुत अच्छी है, वह पूर्व में किसी स्थानीय संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचते हैं तो आप देखिएगा क्या है। एज तो कंसर्न नहीं है, 35-70 आज भी है ऐसा। दूसरा हम देखते हैं कि वो एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए। वेद का मतलब ज्ञान होता है, 4 वेद में पूरा ज्ञान था। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है वो वेदों में माना गया, वेदों का अर्थ ही ज्ञान है। और आज हम अंगूठा छाप लोगों को बना रहे हैं, और सरकार ने किया भी है तो 5वीं पास और 8वीं पास लोगों को इसकी योग्यता प्रदान की। आप सोचिएगा 21वीं सदी में 5वीं और 8वीं पास व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है। जब आप लोगों का 10th में सीनियर में स्कोर जो है वो 90% तक होता है, फिर भी एडमिशन के लाले पड़ जाते हैं, फिर आप 5वीं क्लास व्यक्ति से गुड गवर्नेंस की उम्मीद करते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल। फिर इसमें जो अगली बात है वो अनाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। आज देखो हमारे जनप्रतिनिधि और जो भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे बिहार है, यूपी है, वहाँ पर, और फिर हमारे कमोबस जो ग्रामीण प्रशासन में, ग्रामीण स्वशासन में जो सरपंच वगैरह होते हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये भी थोड़ी सी एक सोचनीय बात है, क्या हमारे इस 21वीं सदी के भारत में ऐसा होना चाहिए। और वह पूर्व में किसी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को फायदा मिल सके। यहाँ पर जो एक व्यक्ति बनता है वो मरने तक सीट नहीं छोड़ता है। कार्य की हम बात करते हैं तो संस्थाएं जो हैं अपना कार्य एक विभिन्न समितियों के द्वारा करती थी, और उन समितियों का नाम होता था वारियम। वारियम ये आप देखेंगे। तो वारियम क्या है? वारियम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक जैसे उर है और जो सभा है, उनकी शासन करने के लिए कई समितियां होती थी, और उन समितियों को क्या बोलते थे? वारियम। जैसे तड़ाग वारियम, तोट वारियम, उद्यान वारियम, शिक्षा वारियम, एरी वारियम, मतलब कोई पानी की व्यवस्था करेगा, कोई पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, कोई उद्यान बाग की व्यवस्था करेगा, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके से ये कमेटी बनाई हुई थी, और इन कमेटियों के जो सदस्य होते थे वही लोग थे जो चुन के आते थे, जिनकी योग्यता आपने कुछ देर पहले की थी। तो
विभिन्न समितियां जो होती थी उनमें जो लोगों का चुनाव होता था उसकी योग्यता हमने पहले से बता दी है। और यूँ कह सकते हो कि सभा और उर्ज जैसी संस्थाएं अनेक वारियम से बनी हुई थी और प्रत्येक वारियम का सदस्य 35 से 70 अनाचार में लिप्त ना हो, वेद पाठी हो, 1.5 एकड़ जमीन का मालिक हो, पूर्व में किसी का सदस्य ना हो, को चुना जाता था। और फिर ये काम कैसे करती थी? काम तो वेलफेयर काम होते थे, जैसे कि किसी पे टैक्स लगाना है, साफ़ सफाई करवाना है, उत्पादक कार्य करना है, पानी की व्यवस्था करना है, अकाल राहत कार्य करना है। ये जितने भी वेलफेयर काम आज आप देखते हो वो सारे के सारे इनके द्वारा किए जाते थे। और नगर स्तर पे भी ऐसी संस्था होती थी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था आज से इतने साल पहले थी। ये हमारे लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद।